अभी 2-3 दिन पहले की बात है। प्रयागराज के अंदर जो महाकुंभ मेला शुरू होने की तैयारी में है। वहाँ पे एक धमकी दी जा रही थी। एक नाम था नासिर पठान। नासिर पठान नाम की आईडी, उससे एक धमकी गई कि वो महाकुंभ मेले के अंदर कुछ आतंकवादी कृत्य करेंगे। अब उसकी जो तफ्तीश हुई पुलिस में, तो उसके बाद में पता चला कि वो नासिर पठान कोई मुस्लिम नहीं, लेकिन एक आयुष जायसवाल नाम का हिंदू लड़का है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो आगरा एयरपोर्ट के ऊपर, आगरा एयरपोर्ट और आगरा के रेलवे स्टेशन को भी उड़ा देने की धमकी आई थी, और आईडी थी के अहमद के नाम से। लेकिन बाद में जब पता चला कि वो तो एक हिंदू लड़का है। मुजफ्फरनगर के अंदर एक मंदिर के अंदर मांस फेंकने की घटना सामने आई थी। उसमें भी यही बात आई थी कि शुरुआत में तो यही लगा कि ये किसी मुस्लिम का काम है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो हिंदू युवक निकला। कुछ वक्त पहले गुजरात के सूरत में भी एक ऐसी घटना हुई थी। व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने आप को एक पक्का मुसलमान बता रहा है और राष्ट्र विरोधी बातें कर रहा है, मुसलमानों की फेवर में बात कर रहा है, और बाद में वो देश का राष्ट्र ध्वज उसको फाड़ देता है। ये वीडियो गुजरात में काफ़ी वायरल हुआ था, गुजरात के बाहर भी। यहाँ तक कि भाजपा के प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने भी उसे रीट्वीट किया था। रोहित सरदाना ने भी रीट्वीट किया था, यूट्यूब के ऊपर रखा था, और काफ़ी उधम मचा था। पुलिस ने राष्ट्रद्रोह का केस निकाला था, रजिस्टर किया। ओरिजिनल आईडी तक जब पुलिस पहुंची, तब वो अनु मिश्रा नाम का एक लड़का निकला, हिंदू। यानी ये 4 घटनाएं हैं। एक महाकुंभ मेले में धमकी देने वाला नासिर पठान, वो हकीकत में तो आयुष जायसवाल है। आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को उड़ा देने की धमकी देने वाला मुस्लिम नाम के अहमद के नाम से वो धमकी दे रहा है, निकलता है हिंदू। मुजफ्फरनगर के मंदिर में मांस डालने वाला हिंदू युवक निकलता है, और सूरत के अंदर राष्ट्रद्रोह का गुनाह करने वाला शख्स जो था वो हिंदू था। उसके बाद सूरत, सबसे अजूबा तो सूरत में हुआ कि सूरत में भी बाद में पुलिस ने क्या किया, वो लड़के को बोला कि आप माफ़ी मांग लो, उसने माफ़ी मांग ली, केस को बंद कर दिया। अगर ये चारों केस के अंदर अगर मुसलमान होते, वाकई में कोई मुसलमान होता, तो क्या होता? तो केस क्या इतनी ईजी बंद हो जाते जैसे सूरत में बंद हुआ? खैर, इसके मुताल्लिक ही एक आगे एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है। मैं हूँ सलीम हाफिज़ी, अहमदाबाद से, और अहमदाबाद में अभी क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर हेमंत शाह, HK आर्ट्स कॉलेज के अंदर वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। अपने आप को गांधीवादी बताते हैं। कांग्रेस की तरफ उनकी झुकाव है, ऐसा उनकी बातचीत पे से, उनके प्रवचनों पे से, उनके सेमिनार पे से, उनकी फेसबुक पोस्ट से, उनका सोशल मीडिया से ऐसा ही लगता है। अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, नास्तिक बताते हैं। पिछली 3 जनवरी को उन्होंने एक पोस्ट की, जिसका हेडिंग उन्होंने दिया, गुजराती में उन्होंने पूरी पोस्ट की है। उसमें उन्होंने टाइटल दिया कि इस्लामिक शरीयत कानून सामे कशु बोलवानुं के नहीं। यानी इस्लामी शरिया कानून के खिलाफ बोलना है या नहीं, ये सवाल है उनका। अब सबसे पहले बात तो ये समझ ली कि इस्लामी शरिया कानून क्या है। इस्लामी शरिया कानून के अंदर सिविल मैटर भी आ जाती है, क्रिमिनल मैटर भी आ जाती है, फैमिली मैटर भी आती है, और सोशल मैटर भी आती है। इस्लाम के दायरे में रह के जो भी कानून बने, जो भी नीति नियम बने, जो तहजीब बनी है, उसी को इस्लामी शरिया कहा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर 195 कंट्री से, जिसमें से 193 यूनो के अंदर रजिस्टर, यूनो ने उसको मान्यता दे दी। इसे 193 कंट्री से 2 कंट्री है जिनको भी मान्यता देना बाकी है। वेटिकन सिटी, वो एक सिटी है, लेकिन फिर भी उसको एक क्रिश्चियनों का वो काफ़ी अहम मकाम है वहाँ पे, इसलिए वेटिकन सिटी को इन लोगों ने दर्जा दिया है, लेकिन वो ऑब्जर्वर स्टेट रखा है।
और फ़िलिस्तीन कि जिसका मामला अभी जियोपॉलिटिकल माहौल के अंदर अभी उसको मान्यता देना बाकी है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट है, ये 195 स्टेट हो गए। इसमें से 47 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, और बाकी के 10 देश ऐसे हैं कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुल मिला के 57 स्टेट है, कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम कंट्री माने जाते हैं। अगर इनकी मान्यता देखी कहाँ देखी जा सकती है, इनको कैसे हम मापदंड क्या है, तो वो देखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसे अब ये 1969 के अंदर ये संगठन बना था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम अब बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया है। इसमें 57 कंट्रीज आते हैं। तो सीधी बात है कि इस्लामी शरिया लॉ लागू होगा तो ये 57 कंट्रीज़ में लागू होगा। तो हम ये खोजते हैं कि क्या कोई एक कितने कंट्रीज़ हैं जो इस्लामी शरिया लॉ का संपूर्ण पालन करते हैं, 100% पालन करते हैं। तो जानने को मिलता है कि पूरी दुनिया में ऐसा एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं है कि जहाँ पे इस्लामी शरिया लॉ का संपूर्ण 100% पालन होता हो। सबसे ज़्यादा इस्लामी शरिया लॉ लागू किए गए वो सऊदी अरेबिया में, लेकिन वहाँ पे भी 100% नहीं है। उसके बाद में ईरान, अफ़गानिस्तान, सूडान और यमन, ये 4 कंट्रीज़, यानी कुल मिला के 5 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे इस्लामी शरिया लॉ कमोबेश में वहाँ पे लागू है। संपूर्ण कहीं पे भी 100% इस्लामी शरिया लॉ लागू नहीं होता। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मलेशिया और यूएई, ये ऐसे कंट्रीज है कि जो कुछ चीज़ों के अंदर इस्लामी शरिया लॉ को लेके चलते, बाकी की चीज़ों में छोड़ देते। इसी तरीके से इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और कतर, यहाँ पे यानी कुल मिला के 15 कंट्रीज ऐसे है जहाँ पे इस्लामी शरिया लॉ बहुत कम, उसका कुछ हिस्सा वहाँ पे लागू है। किसी भी कंट्री ने इस्लामी शरिया लॉ का संपूर्ण पालन नहीं किया है, उसको अपने यहाँ कानून में नहीं बदला है। अब बात आती है प्रोफेसर हेमंत शाह की, जो कहते हैं कि क्या हमको इस्लामी शरिया कानून के खिलाफ बोलना है या नहीं। प्रोफेसर साहब, पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब जो कानून इंडिया के अंदर लागू ही नहीं है, उसके बारे में हमको सोचना क्यों है। हम हमारे संविधान के बारे में हमको सोचना चाहिए। हमारे यहाँ जो गुजरात के अंदर, आपको सबको मालूम है, गुजरात के अंदर लीकर बैन है। यहाँ पे दारू बेचना, दारू रखना, दारू पीना जुर्म है। लेकिन जब से गुजरात स्टेट बना 1956 से लेकर आज तक लीकर बैन पॉलिसी 100% सक्सेस नहीं है। कितने सारे केस होते हैं, हर साल केस बढ़ते ही जाते हैं। हर साल लीकर पकड़ा जाता है। देसी दारू या अंग्रेजी दारू पूरे गुजरात में मिलता है। प्रोफेसर हेमंत साहब उस पर नहीं बोल रहे। ये लॉ यहाँ पे लागू है फिर भी नहीं बोल रहे। ये बोल रहे कि आप इस्लामी शरिया लॉ जो इंडिया को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ बोलना है कि नहीं बोलना है। ठीक है, उनकी मर्जी, उनको ऐसा लगा कि चलो ये इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आगे वो क्या लिखते हैं कि ये सब जो हो रहा है ना, जैसे कि जो अमेरिका के अंदर किसी मुस्लिम ट्रक चालक ने अपनी ट्रक चलाई और कुछ लोगों को मार दिया, तो बताया गया कि ये आईएस से प्रेरित था। होगा, वहाँ की एजेंसी ने देखा भी होगा। अब ये आईएस क्या है? आईएस ओरिजिनली इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईरान एंड सीरिया, आईएस के नाम से पहले जाना जाता था। करीब 2013 के करीब इसका नाम बाहर निकल कर आया। जैसे इंडिया के अंदर सन 2000 से लेके 2011-12 तक इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा, ये 2 नाम चलते थे। कोई भी घटना होती थी तो इंक्वायरी में यही बात आती थी कि लश्कर तोयबा के साथ में एक संगठन है या फिर इंडियन मुजाहिदीन के साथ में। 2014 के बाद ये ख़त्म हो गया। अब जमाना आया आईएस का। 2017 के अंदर ईरान ने बता दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई संगठन नहीं है। 2019 के अंदर सीरिया ने बता दिया कि इस नाम का संगठन हमारे यहाँ नहीं है। तो नेचुरली ये संगठन जो होगा वो मुस्लिम कंट्रीज़ में होगा।
है या नहीं है हम नहीं जानते। अब उसका नाम शॉर्ट, क्योंकि दोनों स्टेट ने जब मना कर दिया, दोनों कंट्री ने बोल दिया, ईरान और सीरिया ने, तो अब मीडिया को उनका नाम नहीं लेते, अब सिर्फ IS चलाते, इस्लामिक स्टेट। अब मामला यहाँ आता है कि प्रोफेसर हेमंत शाह, उन्होंने वो घटना का जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने सवाल किया है, IS ऐसा तो क्या सिखा रहा है कि लोग दूसरों को मारने पे आ जाते हैं या खुद मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये धर्म जुनूनी प्रचार है, बराबर, ये इन्होंने लिखा है। अब IS क्या प्रचार करता है, कैसे करता है, हमको तो मालूम नहीं है। शायद प्रोफेसर हेमंत शाह को मालूम होगा कि कैसे प्रचार करते हैं। उसके बाद में एक स्टेप वो आगे जाके बता रहे हैं, देखो ये मेन बात इनकी अब आती है कि अगर मनुस्मृति खराब है तो फिर शरीयत भी खराब है, इस्लामी कानून भी खराब है। ये यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन कर दिया। इस्लामी शरिया क्या है, मैंने इनसे 3-4 मरतबा फ़ोन पर बात की कि आप मेरे साथ बैठ के डिस्कशन कर लो, तो इनके पास टाइम नहीं है। आज मैं इधर हूँ, कल मैं उधर हूँ। अभी तक वो मुझे 3 तारीख की ये पोस्ट है, आज ये मैं 8 तारीख को इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतने दिनों में बीच में उन्होंने एक मरतबा मुझे ये भी बता दिया कि इस्लामी शरिया के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे फ़ोन पे बताया उन्होंने। नहीं जानते, फिर भी उन्होंने लिखा है, मर्जी उनकी, भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है उनकी। ये पोस्ट इन्होंने फेसबुक पर डाली, तो यहाँ पे एक नवजीवन न्यूज़ करके यूट्यूब चैनल है जो अच्छे खास उसके व्यूअर हैं। एक वीडियो पे उनके 5-10 हज़ार व्यू आ जाते हैं। उनके पत्रकार है तुषार बसिया, उसने ये पोस्ट दिखा के उसको पूरी पढ़ ली, अपने तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की कि उन्होंने कुछ नहीं किया कि इसमें क्या है क्या नहीं है, उन्होंने सिर्फ पढ़ के सुनाई। यानी अगर ये फेसबुक पे ये पोस्ट ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है तो यूट्यूब के जरिए भी लोग उसको पढ़े। मेन मंशा उनका तो यही होना चाहिए। आदमी जब किसी पोस्ट को रिपीट करता है तो मतलब क्या होता है, यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। तो पहुँचाना क्यों है, तो मेन मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि मनुस्मृति अगर ख़राब है तो इस्लामी शरिया कैसे खराब नहीं है। यानी मनुस्मृति इस्लामी शरिया की आड़ में मनुस्मृति को भी सही ठहरा देना, ठहराओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप इस्लामी शरिया के बारे में कुछ जानते नहीं हो और आप उसको धर्म जुनूनी बता देते हो। इस्लामी शरिया लो या इस्लाम खुद मुसलमानों को नहीं कहता है कि आप ये मानिए या वो मानिए। कुरान शरीफ में खुद कहा, कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया है, आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ। दिन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको जो करना वो आप करिए, मुझे जो करना वो मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर हेमंत शाह लिख रहे हैं कि कुरान, शरीयत और हदीस में ऐसा तो कुछ है जो आज नहीं चलेगा और ये हमको बोलना पड़ेगा। कुरान शरीफ को मानना नहीं मानना इंसान की अपनी मर्जी की बात है, ज़बरदस्ती नहीं है। हदीस को मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, क्या फ़र्क पड़ेगा। शरीयत को मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है। लेकिन जो मान रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप पढ़े लिखे हो, आप समझो कि कुरान, हदीस और शरीयत में जो सही नहीं है उसके बारे में बोलना पड़ेगा। यानी ये क्या हो गया, इस्लाम के खिलाफ शंका पैदा करना किन लोगों में, जो इस्लाम में ऑलरेडी है और उसमें जो पढ़ा लिखा तबका है उनको टारगेट किया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि प्रोफेसर हेमंत शाह जो ये कर रहे हैं इसका मकसद क्या, क्यों इनको ये पोस्ट डालनी पड़ी। मुश्किल से वहाँ 7-8 लोगों ने उसको शेयर किया है 10-15 लोगों ने वहाँ पे कमेंट किए, 20-25 लोगों ने वहाँ पे लाइक किया है। लेकिन ये एक मिशन है। मिशन किस तरह से, आप सोचिए, पहले क्या होता था, मॉब लिंचिंग होती थी, एक श्रृंखला चली मॉब लिंचिंग की, कभी इधर हुआ कभी उधर हुआ। अखलाक से लेके, पहलू से लेके, तबरेज़ अंसारी, ये सब नाम आप जानते होंगे। अहमदाबाद के अंदर मोहम्मद अयूब, मॉब लिंचिंग के नाम पे उनको मारा गया। उसके बाद में क्या हुआ, एक हेड स्पीच का दौर चला, कभी ये नेता कभी वो नेता, कभी इस जगह कभी उस जगह पे हेड स्पीच चालू हुई।
आप देखिए प्रोफेसर हेमंत शाह की पोस्ट के बारे में मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है। इंटरनेट आप खोलिए, कई सारी वेबसाइट मिलेगी जो एंटी कुरान है, एंटी हदीस है, हमारे पैगंबर साहब की टीका करती हुई, उनके अपप्रचार करती हुई, उनका अपमान करती हुई कई सारी वेबसाइट है, कई सारी फेसबुक पोस्ट है। लेकिन इनके बारे में मुझे क्यों बोलना पड़ा? वो इसलिए बोलना पड़ा कि ये गुजरात में है, अहमदाबाद से है, अपने आप को ये सेक्युलर बताते हैं, अपने आप को गांधीवादी बताते हैं, मुसलमानों में इनकी अच्छी, मुसलमानों तक इनकी पहुँच है, काफ़ी मुसलमान युवक इनको पढ़ते सुनते करते हैं, मुसलमानों के कई प्रोग्राम के अंदर ये सामने चल कर जाते हैं या इनको बुलाया जाता है। आप लगातार 10 पोस्ट सेक्युलर करते जाओ, सेक्युलर वे में करो, आप अच्छी अच्छी पोस्ट करो, उसके बाद में 11वीं पोस्ट ऐसी डाल दो कि जिसको अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो हो सकता है कि हमारे में से कुछ लोगों उसके लिए हमदर्दी हो जाए कि नहीं ये सही लिखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 10, 15, 11 पोस्ट अच्छी करने के बाद में एक पोस्ट ये डाल देनी कि अमेरिका में जो हुआ वो करने वाला आईएएस वाला था, वो था नहीं था, हम कुछ नहीं जानते ना। प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह कुछ जानते, उनको ये भी नहीं मालूम कि मुस्लिम शरिया लॉ है क्या, आईएएस का इतिहास क्या है वो भी उनको नहीं मालूम, आईएएस है या नहीं है। ये सब मीडिया के थ्रू जो सुना गया, जो देखा गया, जो पढ़ा गया, उसी को यहाँ पर डाला हुआ है। एंगल इन्होंने अपना इसमें एक ही डाला है, एक तो ये डाला है कि अगर मनुस्मृति खराब है तो फिर शरिया लॉ कैसे सही है। मनुस्मृति और शरिया लॉ दोनों की कंपैरिजन करने का तो कोई मकसद ही नहीं है, वो अलग धर्म से, ये अलग धर्म से। इस्लाम का शरिया लॉ है, वो मुस्लिम कंट्री भी के लोग हैं, उनके लिए भी मानना ज़रूरी नहीं है, लागू ही नहीं किया है, 100% लागू नहीं किया है। जितना पोर्शन लागू है वो तो लागू ही है। जैसे दुबई के, आप ये सऊदी अरबिया के कंट्रीज़ में आप देखो तो वहाँ पे बाइक के ऊपर गोल्ड की डिलीवरी होती हुई वीडियो भी अभी वायरल हुआ था। दुबई के अंदर अगर आपका पर्स गिर जाता है या एयरपोर्ट पे आप कोई चीज़ भूल जाते हो तो वो आपको वापस मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइप का कानून है। तो जितना पोर्शन है उतना लागू है। अगर इंडिया के अंदर इस्लामी शरिया लॉ नहीं है तो फिर इस्लामी शरिया लॉ की चर्चा करनी क्यों, और ये बताना कि ये लॉ में गलत है। कितने मुसलमानों को मालूम है कि इस्लामी शरिया लॉ क्या है? जब मुसलमानों को नहीं मालूम है तो प्रोफेसर हेमंत साहब को क्या कैसे मालूम होगा? मुस्लिम शरिया लॉ यानी पूरी इस्लामिक शरीयत, हर एक चीज़, हर एक पहलू उसके अंदर आ चुका। फैमिली प्रॉब्लम्स, उसका उसमें उसका उस मसले का हल बताया। ज़मीन जायदाद का मसला हुआ तो उसका हल बताया गया है। खून या ज़िनाखोरी या कोई और मसला, क्रिमिनल, कोई भी मैटर क्रिमिनल है तो उसका उसमें हल बताया गया है। सिविल मैटर का बताया गया है, फैमिली कोड का बताया गया है, समाज में कैसे रहना, उसके नीति नियम उसमें तय किए गए, आपके पड़ोसी के साथ कैसे रहना है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि इस्लाम कभी किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। आप मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी है तो कोई आपको पकड़ के आपको कोई सज़ा नहीं देता है। आपको रोज़ा रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, सब कुछ डिपेंड आपको पर है, क्योंकि ये मामला जो है वो अल्लाह का और बंदे के बीच का है। अल्लाह ने ये कानून तय कर दिया, अल्लाह ने हदें तय कर दी है। वो हद के अंदर रहना या नहीं रहना आपकी मर्ज़ी की बात है। अगर आप रहना नहीं चाहते मत रहो। कई सारी लड़कियां हैं जो इस्लाम छोड़ के गैर मर्दों के साथ में शादी कर लेती, कौन को रोकता है? क्या कभी कोई मुसलमान चिल्लाया कि लव ज़ियाद हो रहा है? नहीं, बहुत सारी लड़कियां जा रही है, जाने दो। क्यों? ओपन है, ओपन माइंड इस्लाम मज़हब वो बिल्कुल ओपन माइंडेड है। प्रोफेसर हेमंत साहब देख लीजिए एक मरतबा, यहाँ पे इस्लामी लॉ के बारे में, इस्लामी शरिया कानून के बारे में मुसलमानों को क्यों उकसा रहे हो कि इसका विरोध करो? आप उनको ये क्यों नहीं बता रहे हो कि आपकी जितनी बस्ती है, आप जितना टैक्स भर रहे हो, उसके बदले में आपको उतनी सहूलतें नहीं मिल रही है, बाकी के एरिया के अंदर मिल रही है, उस पर आप बात नहीं करोगे? अहमदाबाद के अंदर आप आके मेट्रो का डिज़ाइन देख लीजिए। अहमदाबाद जो मेट्रो बन रहा है वो मुस्लिम बस्तियों के बाहर से गुजर रहा है। अहमदाबाद के मुस्लिम एरियाज़ की आप हालत देख लीजिए, म्यूनसिपैलिटी का टैक्स भर रहे हैं, क्या वहाँ रोड सही है? क्या वहाँ रास्ते सही है? क्या वहाँ ट्रैफिक पुलिस है? क्या वहाँ गटर सही है? दूसरे एरिया में अगर इतनी सफाई हो रही है तो ये एरिया में क्यों नहीं हो रही है?
प्रोफेसर हेमंत साहब ही अहमदाबाद रहते हैं, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। मुस्लिम बस्तियों को घेटो बना दिया जाता है, जबकि टैक्स तो वो भी लोग भर रहे हैं, वो भी देश के नागरिक है। वो भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विस्तार में रहते हैं। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो काउंसिल बॉडी आती है उसके मतदाता है। तो आपको वहाँ पर बोलना चाहिए, उसके बारे में बात नहीं हो रही। बात हो रही कि आप इस्लामिक शरिया लॉ के बारे में बोलो, और उसके बाद में एक स्टेप आगे जाके बोलते कि कुरान, हदीस और शरीयत में ऐसा कुछ गलत है। अरे गलत है तो मत मानो ना, हम आपको कहाँ बता रहे हैं कि प्रोफेसर हेमंत साहब आप नास्तिक में से मुसलमान बनिए, हमने आपको कहाँ बोला मत बनिए, मत मानिए। पूरा कुरान गलत है आप ऐसा मानिए, शरीयत गलत है आप मानिए, हदीस गलत है आप मानिए, हमको क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम युवा जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनको मिसगाइड मत करो। आज का टॉपिक बस इतना ही। इस टॉपिक पे आपके क्या विचार हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। अगले वीडियो के साथ अभी कोई और मैटर पे, किसी और विषय पे हम फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।